हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर किशन कुमार ब्रिज है। और यहाँ पे आज मैं अपने नए कंटेंट होम्योपैथिक फार्मेसी से होम्योपैथिक पोसोलॉजी लेके आया हूँ, डॉक्ट्राइन ऑफ डोजेस, जो कि क्लिनिक पे जो फिजिशियन है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट ईयर बीएचएमएस का एक ये होम्योपैथिक फार्मेसी में टॉपिक है, होम्योपैथिक पोसोलॉजी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं होम्योपैथिक पोसोलॉजी। डिफाइन डेफिनेशन ऑफ पोसोलॉजी। Posology is the doctrine of science of doses. It is the science which teaches us about selection, administration and repetition of doses. जहां पे हम ये बात करते हैं कि जो हम रेमेडी है हमारी सेलेक्ट कर रहे हैं, या फिर उसको कैसे लेनी है, या फिर उसकी डोजेस कैसे डिसाइड करनी है, वहां पे हम पोसोलॉजी की बात करते हैं। जहां पे डोज की बात आएगी वहां पे टर्म पोसोलॉजी आएगा, और जहां पे पोसोलॉजी टर्म आएगा वहां डोजेस। मींस दोनों इंटर रिलेटेड है। द मीनिंग ऑफ द पोसोलॉजी केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पोसोस मीन्स हाउ मच एंड लॉगोस मीन्स स्टडी। अब ये एक बार जीडीएमओ दिल्ली के मेडिकल ऑफिसर के पेपर में, और एक यूपीपीएससी जो मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम होता है उसमें भी एक बार पूछ लिया गया था कि ग्रीक वर्ड पोसॉस जो है वो कहाँ से आया है। केम फ्रॉम ग्रीक वर्ड मींस हाउ मच एंड लोगोस मींस स्टडी, हाउ मच स्टडी ऑफ द डोजेज। अब डोज इज डेराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड डोसेज। अब डोज भी जो आता है वो हमारा आता है ग्रीक वर्ड से, डोजेज से, विच मीन्स अ गिविंग द क्वांटिटी ऑफ ड्रग। कितनी क्वांटिटी में जो हमारी सिलेक्टेड ड्रग है वो हमको देनी है पेशेंट को। द थ्री इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम आर द प्रिंसिपल, द रेमेडी एंड द डोज, एंड ऑल थ्री आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। अब जो थ्री इसेंशियल एलिमेंट और जो है हमारे ये पोसोलॉजी के, पहले तो इसका जो प्रिंसिपल है वो हमें फॉलो करना है, पोसोलॉजी का जो प्रिंसिपल है। फिर द रेमेडी, अब हमारी रेमेडी जो सेलेक्ट हो गई उसका सिलेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, रिपीट कैसे करनी है उसकी डोज, एंड द डोज, अब वो डोज जो है उसको कैसे रिपीट करनी है जो मैंने बताया अभी आपको। ये तीनों चीजें का इंपॉर्टेंट इक्वली है। कोई भी एक चीज अगर हट जाएगी तो फिर वो पोसोलॉजी से रिलेटेड नहीं होगी, इसलिए तीनों का इंपॉर्टेंट है पोसोलॉजी में। The knowledge of susceptibility and remedy reaction is very important to understand posological principle of the homeopathy. अगर हम वहां जहीं जब जब पेशेंट का डोज सेलेक्ट करते हैं, जैसे रेमेडी सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे देना है पेशेंट को, फिर उसके बाद उसकी डोज सेलेक्ट करते हैं कि कैसे देना है, तो वहां पे हम पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी भी देखते हैं। आगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम यही बात करेंगे कि ससेप्टिबिलिटी कैसे देखी जाती है, कि हाँ कैसे हम डोज सेलेक्ट करने से पहले ससेप्टिबिलिटी पेशेंट की देखते हैं। अब होम्योपैथिक पोसोलॉजी जो है वो चार चीजों पे बेस है। पोटेंसी, अगर हमने मेडिसिन सेलेक्ट कर ली है तो उसकी पोटेंसी हमारी होनी चाहिए करेक्ट। फिर क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ ड्रग। फिर फॉर्म, किस फॉर्म में हमको देना है, डाइल्यूशन फॉर्म में देना है या फिर उसको ग्लोब्यूल्स में देना है, कैसे हमको उस मेडिसिन को उसको पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेशन कराना है। फिर नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डोजेस, कितनी डोजेस फ्रिक्वेंटली उसको बार बार देनी है, रिपीटिशन ऑफ डोजेस। ये चारों चीजें होम्योपैथिक पोसोलॉजी के पार्ट है। पोटेंसी, क्वांटिटी, फॉर्म, नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डोजेस। अब अभी हमने बात की थी कि जब हम डोज का सिलेक्शन करते हैं तो वहां पे हमको ससेप्टिबिलिटी का भी मतलब मालूम होना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ससेप्टिबिलिटी वी कैन सेलेक्ट द डोज। अब अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट क्लोज ने ससेप्टिबिलिटी के बारे में क्या कहा है। बाय ससेप्टिबिलिटी वी मीन जनरल क्वालिटी और कैपेसिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ रिसीविंग इंप्रेशन, द पावर टू रिएक्ट टू एनी स्टिमुलाई। मतलब जो हमारी इनर पावर है, इनर ससेप्टिबिलिटी है, ससेप्टिबिलिटी एक तरीके से हमारी क्षमता, शरीर की जो अंदर की एक क्षमता है, जो कि बाहर के कोई स्टिमुलाई हम पे अटैक कर रहा है, कोई भी बैक्टीरिया, इन्फेक्शन, वायरस अटैक करता है, तो वो कैसे, जब वो अटैक करता है तो हमारी जो ससेप्टिबिलिटी है उससे लड़ के उसको बाहर रिपेल करती है। तो यहाँ पे वही कहा है, ससेप्टिबिलिटी वी मीन जनरल क्वालिटी और कैपेसिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारी कैपेसिटी है वो, और रिसीविंग इंप्रेशन, द पावर टू रिएक्ट टू एनी स्टिमुलाई। अब अकॉर्डिंग टू एच ए रॉबर्ट्स वी में टेक ससेप्टिबिलिटी टू द
primarily as the reaction of the organism to the external and internal influences. Same बात है. Sorry. We may take susceptibility to the primarily as the reaction of the organism. कोई भी चीज हमारे बॉडी में अगर बाहर से रिएक्ट कर रही है, स्टिमुलाई कोई एक्ट कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो जो हमारा इंटरनल कैपेसिटी है और जो एक्सटर्नल कैपेसिटी है, दो, अब एक्सटर्नल जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा और इंटरनल भी उसको अटैक करके उसको बाहर की तरफ फेंकेगा. तो दोनों का जो इन्फ्लुएंसेस है यहाँ पे उसी को ससेप्टिबिलिटी के बारे में बताया गया है रॉबर्ट. अब अकॉर्डिंग टू जेटी कैंट, the aphorism 30, 31, 32, and 33 bear a likely explanation for the concept of susceptibility with regard to artificial morphic agent. अब कोई भी स्टिमुलाई, कोई भी चीज हमारे शरीर में है, कोई माइजम है, कोई डिसीज है जो कि आ गई है, अब उसको हम क्या करते हैं कि कोई भी मॉर्बिफिक एजेंट, कोई भी मेडिसिन लेते हैं जब हम, तो वो उससे स्ट्रोंगर होनी चाहिए ताकि उस स्टिमुलाई को हटा के और बाहर फेंक दे, और हमारी जो ससेप्टिबिलिटी थी उसको फिर से अच्छा कर दे, हमारी ससेप्टिबिलिटी की कैपेसिटी जो है वो अच्छी कर दे, ताकि वो कोई भी और स्टिमुलाई या बैक्टीरिया या वायरस अगर हमारे अटैक करे, एक्सटर्नली कोई भी अटैक करे, तो उसको वो रिपेल करके अपने आप को सही करे. Susceptibility is only a name for a state that underlies all possible sickness and all possible cure. There is the individual behind it all. अब हर इंडिविजुअल की अलग अलग ससेप्टिबिलिटी होती है, एज के अकॉर्डिंग, सेक्स के अकॉर्डिंग, मेल है, फीमेल है. तो ऐसा नहीं है कि किसी की एक की ससेप्टिबिलिटी सेम है तो दूसरे की भी ससेप्टिबिलिटी सेम होगी. किसी की इम्यूनिटी पावर है, स्ट्रांग है, कोई भी स्टिमुलाई रिएक्ट कर रहा है, एक्सटर्नली बाहर से आ रहा है, तो वो तुरंत ही उसको रिपेल कर दे रहा है किसी भी स्टिमुलाई को, या फिर बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं हो पा रहा है उस स्टिमुलाई से. लेकिन किसी की ससेप्टिबिलिटी स्ट्रांग नहीं होती है, इम्यूनिटी पावर वीक होती है, तो बहुत फ्रिक्वेंटली उसको कई डिसीजेज हो जाती हैं. छोटी सी भी अब हवा पानी में निकला या बरसात हो गई तो उससे भीग के भी उसको फीवर आ गया, लेकिन बहुत लोगों को नहीं आता है. तो इट ऑल्सो बिलोंग्स टू द ससेप्टिबिलिटी पावर ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट. अब susceptibility can be studied under the following heading: health susceptibility of health, susceptibility according to constitution, susceptibility according to diathesis, susceptibility according to disease, susceptibility according to cure, susceptibility influence of the drug on it, susceptibility posology, susceptibility suppression. So here we will study susceptibility posology. अब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथिक पोसोलॉजी. अब पोसोलॉजी के भी कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि फिजिशियंस को और जो अपकमिंग डॉक्टर्स हैं या फिर फर्स्ट ईयर बीएचएमएस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये चीज जाननी चाहिए. प्रिंसिपल ऑफ अ सिंगल सिंपल रेमेडी. जो भी पोसोलॉजी में हम पढ़ते हैं, जैसे होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हैं, उसमें क्या है कि हम यही जानते हैं कि हमको एक सिंगल सिंपल रेमेडी ही पेशेंट को इनटेक करानी है, फाइंड करनी है. पहले टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनाते हैं, फिर सिमिलम मेडिसिन फाइंड करते हैं, और उसके बाद जो सबसे क्लोज रेमेडी होती है उसके टोटलिटी ऑफ सिम्टम के, उसी को हम एक मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, उसी को सिंगल सिंपल रेमेडी कहते हैं. द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथिक पोसोलॉजी इज मोनोफार्मेसी. इसका पहला जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है होम्योपैथिक पोसोलॉजी का, वो है मोनोफार्मेसी. मतलब कई मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं करनी है, एक ही मेडिसिन प्रेस्क्राइब करनी है. It is not necessary and not permissible to administer to a patient more than one single simple medicinal substance at one time. वही बात है कि एक टाइम पे अगर हम पेशेंट को कोई मेडिसिन दे रहे हैं तो एक से ज्यादा या एक से अधिक मेडिसिन नहीं देनी है, एक ही मेडिसिन देनी है, ताकि उसका एक्शन ड्रग का हमको पता चल सके, और सिंगल ही मेडिसिन उसको इनटेक करानी है, एडमिनिस्ट्रेटर करानी है. अब होम्योपैथिक मेडिसिन इज गिवन सिंगली सो दैट इट्स एक्शन कंप्लीट अनमॉडिफाइड बाय अदर्स ड्रग. अब जो होम्योपैथिक मेडिसिन है
वो हमको अभी मैंने यही बात बताई कि उसका एक्शन, जैसे हमने 4 मेडिसिन दे दी, अब 4 में से एक ड्रग ने काम किया, 3 ने नहीं किया, पर अगर हमने 4 दी किसी भी पेशेंट को मेडिसिन, तो हमको उसका एक्शन नहीं पता चल जा पाएगा कि कौन सी ड्रग ने पेशेंट के ऊपर अच्छा काम किया है, कौन सी ड्रग ने खराब काम किया है। तो अगर हमें एक्शन पता करना है ड्रग का, तो एक सिंपल सिंगल रेमेडी ही पेशेंट को देनी है। इफ मोर देन वन मेडिसिन इज यूज and there is a change in the state, the patient getting worse, the physician cannot know which medicine from the combination was responsible. अब हमने जैसे फिजिशियन ने, किसी ने 4 मेडिसिन पेशेंट को दी, अब पेशेंट को कंडीशन वर्स हो गई, खराब होती गई। अब किस मेडिसिन से पेशेंट को खराब हो रहा है, उसका सिम्टम या सिम्टम एग्रावेट हो रहा है, ये पता कैसे चलेगा? क्योंकि कई मेडिसिन दी है, तो हमें ड्रग का एक्शन नहीं पता चलेगा कि किस ड्रग ने गलत काम किया है पेशेंट पे। तो एक ही सिंगल सिंपल रेमेडी देनी है। इफ द मेडिसिन इज एडमिनिस्टर्ड अलोन एंड इट डज नॉट गुड, इट विल स्टिल इम्प्रूव द नॉलेज ऑफ द रॉन्गली गिवन मेडिसिन। अगर हम किसी पेशेंट को सिंगल मेडिसिन दे देते हैं, पर उसका डोज का जो सिलेक्शन है वो हमारा सही नहीं है, डोज का सिलेक्शन हमने पेशेंट को गलत बता दिया, इट विल स्टिल इम्प्रूव द नॉलेज ऑफ द रॉन्गली गिवन मेडिसिन। अब यहाँ पे अगर हम उसको डोज नहीं सही देते हैं, फिर भी वो हमारी नॉलेज बढ़ाएगा कि हाँ, हमारा जो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी थी वो तो करेक्ट थी, पर जो हमने डोज का सिलेक्शन किया वो गलत था। तो हम डोज को ज्यादा दे सकते हैं, या फिर हो सकता है हमने ज्यादा डोज दे दी हो उसको कम भी कर सकते हैं, ताकि पेशेंट को आराम मिल जाए। This happens because that the medicine will excite some new symptoms that it had already shown in drug proving, and hence these get confirmed. अब जैसे हम किसी पेशेंट को जब ड्रग देते हैं और डोज का सिलेक्शन सही नहीं रहता है, सिंगल ही ड्रग देते हैं और डोज का सिलेक्शन सही नहीं रहता है, तो वहां पे हम ये देखते हैं कि कुछ सिम्टम्स जो ड्रग प्रूविंग के टाइम पे जो हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे आ रहे थे, वही सिम्टम्स अब पेशेंट पे आने लगे हैं। तो इसका मतलब कि हमारी ड्रग तो कंफर्म सही थी, लेकिन जो हमने डोज का सिलेक्शन किया वो गलत। द आइडिया अबाउट द साइट ऑफ द डिसीज। अब एक डिसीज के, जो भी होती है, जो भी डिसीज है सॉरी, उसके अकॉर्डिंग भी हमको ये पता करना रहता है कि जो हमारा डोज का सिलेक्शन है वो कैसे देना है। जैसे इंटेंसिटी ऑफ द डिसीज, अब डिसीज की इंटेंसिटी ज्यादा है, तो हमारा जो मेडिसिनल पोटेंसी होगी, हो सकता है हम ज्यादा भी दे सकते हैं, डोज भी फ्रिक्वेंटली रिपीट करा सकते हैं। अब ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट एंड नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट, अब कितने दिन से पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा है किसी चीज का, अब उसके अकॉर्डिंग भी हमको डोज सिलेक्शन और अपनी रेमेडी सिलेक्शन में हेल्प होती है। The previous treatment taken by the patient has to be kept in the view while selecting a dose and potency to the patient. अब पेशेंट ने जो प्रीवियस ट्रीटमेंट, जैसे क्लिनिक पे हमारे पास पेशेंट आएगा, तो वहां पे उससे जब हम प्रोब करते हैं केस टेकिंग में, तो वो बताएगा कि हम प्रीवियस पहले से भी कहीं से ट्रीटमेंट ले रहे थे और अब आए हैं आपके पास, 2 साल से ले रहे थे, 3 साल से ले रहे थे, तो उन चीजों को भी, क्या क्या मेडिसिन वो ले चुका है, तो उनके अकॉर्डिंग भी हमको समझना रहता है कि कौन सी पोटेंसी हमको सेलेक्ट करनी है और किस डोज में उसको देना है। Honeyman in the chronic disease says that any physician can make 3 mistakes while practicing. अब प्रैक्टिस के दौरान जो भी फिजिशियन है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं होम्योपैथी की, उनके दौरान हनीमैन कहते हैं कि 3 चीजें हैं जो कि फिजिशियन गलती करते हैं। पहला, फर्स्ट वन इज द सिलेक्शन ऑफ द सिम्लिमम। सिम्लिमम मींस जो कि पेशेंट की हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनाते हैं केस टेकिंग के बाद, उसके बाद एक सिम्लिमम रेमेडी फाइंड करते हैं और पेशेंट को देते हैं। पहली चीज हम सिम्लिमम फाइंड करने में गलती करते हैं, एंड कहते हैं कि पहले हम सिलेक्शन ऑफ सिमिलर मेडिसिन नहीं फाइंड कर पाते हैं, पहली गलती। दूसरी, सेकंड वन इज द सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर पोटेंसी एंड डोज। इफ हमने सिमिलर मेडिसिन फाइंड कर ली, रेमेडी फाइंड हो गई हमारी, तब क्या होता है कि वहां पे हम प्रॉपर पोटेंसी या तो गलत कर देते हैं रेमेडी की, या फिर उसकी जो हम डोज रिपीट कराते हैं वो भी गलत कर देते हैं या तो।
तो यहाँ पे हनीमैन कहते हैं पहली गलती है कि सिमिलम रेमेडी नहीं फाइंड कर पाते हैं फिजिशियन प्रैक्टिस के दौरान। दूसरी कि प्रॉपर पोटेंसी एंड डोजेज नहीं सेलेक्ट कर पाते हैं। अब तीसरी क्या है, द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटिशन ऑफ द डोजेज, जो डोज हमने सेलेक्ट की, जो रेमेडी सेलेक्ट की है, अब पोटेंसी भी सेलेक्ट कर ली, अब उसकी रिपीटिशन ऑफ डोजेज हमें टीडीएस में देना है, सुबह दोपहर शाम की बीडी में देना है, ये चीज हम सेलेक्ट नहीं कर पाते। ये तीन सबसे बड़ी मिस्टेक है जो प्रैक्टिस के दौरान फिजिशियन करते हैं, हनीमैन बताते हैं। अब गाइडलाइन फॉर द सिलेक्शन ऑफ गाइडलाइन फॉर द सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी। अब पोटेंसी सेलेक्ट करने के लिए कुछ गाइडलाइंस दी हुई है पोसोलॉजी में। पोटेंसी मस्ट ऑलवेज बी सेलेक्टेड अपॉन द बेसिस ऑफ द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पेशेंट। अभी 2 स्लाइड पहले ही हमने पढ़ा कि ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पेशेंट देखी जाती है, उसी के अकॉर्डिंग डोज और पोटेंसी हम सेलेक्ट करते हैं। ग्रेटर द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पेशेंट, हायर विल बी द पोटेंसी। लेस द ससेप्टिबिलिटी, लोअर द पोटेंसी। अगर पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी हाई है तो ग्रेटर द ससेप्टिबिलिटी, अगर ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है तो हायर पोटेंसी विल बी गिवन, और पोटेंसी अगर ससेप्टिबिलिटी लो है तो लोअर पोटेंसी विल बी गिवन टू द पेशेंट। जैसे कि इपिकैक एग्जांपल लेते हैं, इन लार्ज डोजेस कॉजेज नॉजिया एंड वॉमिटिंग एंड इन स्मॉल डोजेस अंडर सर्टेन कंडीशन विल क्योर द सेम। अगर इपिकैक की हम लार्ज डोज किसी पेशेंट को फ्रिक्वेंटली रिपीट कराते हैं तो उसको नॉजिया और वॉमिटिंग हो जाती है, उसके ऊपर प्रूविंग होने लगती है इपिकैक की। पर वहीं अगर हम स्मॉल डोज डोज का जो सिलेक्शन है हम सही करते हैं और उसको जिस कंप्लेंट के लिए आया था वही इपिकैक हम देते हैं उसको, तो अंडर सर्टेन कंडीशन विल क्योर द सेम, उसकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम को, उसके सिम्टम्स को वो क्योर भी करेगा। अब ओपीएम सेकेंड एग्जांपल, इन लार्ज डोजेस विल कॉज अ डीप स्लीप और नॉर्कोसिस एंड इन स्मॉल डोजेस अंडर सर्टेन कंडीशंस विल क्योर द सेम। अगर वही बात, पेशेंट आया, हमने उसको ओपीएम की ओपीएम मेडिसिन निकली, हमने उसको दे दी, लेकिन हमारा जो डोज का सिलेक्शन था, पोटेंसी का सिलेक्शन था, वो गलत था, तो हमने उसको पोटेंसी गलत दी, जिसके कारण क्या हुआ, उसको डीप स्लीप या नॉर्कोसिस हो गया। वही अगर हम पोटेंसी का सिलेक्शन सही करते और डोज का सिलेक्शन सही करते तो अंडर सर्टेन कंडीशन विल क्योर द सेम, जो कि अपने सिम्टम लेके आया था पेशेंट, वहीं पे उसको वो सारे सिम्टम उसके सही हो जाते। अब द क्वालिटी ऑफ द एक्शन ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी इज डिटरमाइंड बाय इट्स क्वांटिटी। अब उसकी जो होम्योपैथिक मेडिसिन की जो क्वालिटी होती है, मेडिसिन की क्वांटिटी पे भी डिपेंड करती है कि कितने क्वांटिटी में पेशेंट एडमिनिस्टर कर रहा है डोज। अब अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट क्लोज, द फॉलोइंग 5 इंडिकेशन हेल्प इन चूजिंग द पोटेंसी। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि पोटेंसी सिलेक्शन कैसे किया जाए। हमने सिमिलम रेमेडी तो फाइंड कर लिया, अब लेकिन पोटेंसी सेलेक्ट करने में हमारी गड़बड़ हो जा रही है, जहाँ की हनीमैन ने 3 मिस्टेक बताई है कि यही गलती होती है, सिमिलम मेडिसिन, पोटेंसी एंड डोज एंड रिपीटिशन ऑफ डोजेज। तो यहाँ पे क्या है, स्टुअर्ट क्लोज फॉलोइंग 5 इंडिकेशन हेल्प इन चूजिंग द पोटेंसी। पहला क्या है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पेशेंट। सॉरी, 2-3 स्लाइड पहले हमने ससेप्टिबिलिटी की बात की थी, जहां पे बताया था कि पेशेंट की जो ससेप्टिबिलिटी है, अगर स्ट्रांग है तो हम हायर पोटेंसी देते हैं और अगर लो है तो हम लोअर पोटेंसी देते हैं। तो ससेप्टिबिलिटी, पोटेंसी और डोज सेलेक्ट करने में बहुत मेन इंपॉर्टेंट है हमारा। अब सीट ऑफ द डिसीज, अब सीट ऑफ द डिसीज सीवियरिटी, डिसीज की सीवियरिटी कितनी है या इंटेंसिटी कितनी है, उसके सिम्टम्स जो आ रहे हैं उस पर भी डिपेंड करती है। नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ द सिम्टम, जो कि सिम्टम लेके आया है पेशेंट हमारे पास, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, कि वो हाई है, कम है इंटेंसिटी। पेशेंट आया बताया कि हमारी जो अभी इस समय हमारी तकलीफें हैं बहुत बढ़ गई हैं, तो उसके बेसिस, या बहुत कम है तो उसके बेसिस पे भी हम पोटेंसी का सिलेक्शन कर सकते हैं। स्टेज एंड ड्यूरेशन ऑफ द डिसीज, अब कितने महीने से, कितने सालों से पेशेंट को वो डिसीज है, स्टेज एंड किस स्टेज पे है, 1 2 3 स्टेज क्रॉस कर चुकी है या फिर अभी न्यूली प्री डिसीज हुई है, कोई भी डिसीज है प्री अभी हुई है उसको, तो इससे भी हम सेलेक्ट करते हैं पोटेंसी। अब ड्यूरेशन ऑफ द डिसीज, ड्यूरेशन ऑफ द डिसीज मतलब कितने समय से, लंबे समय से उसको वो डिसीज हो रखी है, हाल ही में हुई है या फिर बहुत पुरानी डिसीज है। प्रीवियस ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट, अब अगर पेशेंट आया तो हम उससे ये भी पूछते हैं कि पहले कहाँ कहाँ पे तुम
होके आए हो, किस किस क्लिनिक से, कितने जगह से ट्रीटमेंट लिया है, क्या क्या मेडिसिन खा के आए हो। इससे भी हमारी डोज और पोटेंसी सेलेक्ट करने में हेल्प मिलती है। अब ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पेशेंट वेरीज फ्रॉम, ससेप्टिबिलिटी अगर है पेशेंट की तो किस किस अकॉर्डिंग हम ससेप्टिबिलिटी चेक करते हैं, जैसे पोटेंसी सिलेक्शन में एज के अकॉर्डिंग, किस एज का है, बच्चा है, छोटा, या फिर 50 ईयर एज है, यंग है, तो ये सब चीजों के अकॉर्डिंग भी हम ससेप्टिबिलिटी देखते हैं। टेम्परामेंट, किस टेम्परामेंट का है पेशेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, उसका शरीर का फिजिकल ढांचा, ब्लैक, हेयर किस कलर के हैं, ब्लैक, आई कैसी है, माउथ कैसा है, ये सब चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है पोटेंसी और डोज सिलेक्शन में। हैबिटेट, उसकी बाहर का इन्वायरमेंट कैसा है, हैबिटेट्स क्या है, कैसे रहता है। कैरेक्टर ऑफ द डिसीज, क्या कौन सी डिसीज उसको हो रही है, बचपन से लेके अभी तक उसकी हिस्ट्री लेते हैं हम लोग, इन्वायरमेंट, किस इन्वायरमेंट में रह रहा है वो, ये सारी चीजें ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पेशेंट जो है, ये हमें इंपॉर्टेंट है पोटेंसी सिलेक्शन एंड डोज सिलेक्शन में। अब ससेप्टिबिलिटी एंड एज इन चिल्ड्रन एंड यंग एंड ग्रेजुअली डिक्रीज। अब इसमें हमने अभी जाना था ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो एज के अकॉर्डिंग, जो कि यंग में है, या फिर कोई बच्चा है, यंग है, तो उसकी ससेप्टिबिलिटी जो होगी वो स्ट्रांग होगी, और एज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे ससेप्टिबिलिटी कम होती जाएगी। आर मोर ससेप्टेबल इंटेलिजेंट, जो बुद्धिमान लोग होते हैं। इम्पल्सिव, जो बहुत जल्दी किसी चीज के आवेग में आ जाते हैं, आवेग में आ जाना, बिना कुछ सोचे समझे किसी चीज के आवेग में आ जाते हैं, इम्पल्सिव। जेलस पर्सन, इंथुजियास्टिक पर्सन, बहुत उत्साहित होते हैं, हर चीज को, हर काम को करने के लिए बहुत ज्यादा आगे बढ़ के उत्साहित होते हैं। हैव इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी, उनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है बहुत स्ट्रांग होती है, तो उनपे हम हायर पोटेंसी यूज कर सकते हैं। अब टॉर्पिड, बेमन से जो काम करता है। फ्लैग्मेटिक, सुस्त रहता है वो आदमी, इंसान जैसे बहुत से लोग होते हैं सुस्त रहते हैं, कोई मतलब नहीं है कोई काम करने से, बहुत सुस्त सुस्त, कोई काम दे दिया, कोई टास्क दे दिया तो बहुत सुस्ती से काम करते हैं। डल, बहुत उदास रहते हैं, बहुत ढीले ढाले रहते हैं वो लोग। स्लगिश, सुस्त रहना। इंडिविजुअल आर लेस ससेप्टेबल हेंस दे नीड टू लो पोटेंसी, इनको हम लोगों को लो पोटेंसी देनी चाहिए। अब ससेप्टिबिलिटी, हैबिट्स एंड इन्वायरमेंट। पेशेंट ऑफ हाई इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, जो कि बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, इमोशनल पीपल एंड पेशेंट विदाउट लॉन्ग स्लीपिंग आवर नीड हाई पोटेंसी, जो बहुत लंबे समय तक नींद लेते हैं, 12-12 घंटे की नींद लेते हैं, उनकी ससेप्टिबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है, तो उनको हमें हाई पोटेंसी देनी चाहिए। अब ससेप्टिबिलिटी एंड द पैथोलॉजिकल स्टेटस ऑफ द डिसीज। डिसीज विद इंक्रीज पैथोलॉजिकल कंडीशन सोज डिक्रीज ससेप्टिबिलिटी, जिसकी पैथोलॉजिकल कंडीशन बहुत ज्यादा हाई आएंगी, बहुत ज्यादा पैथोलॉजी आती है, उसमें डिक्रीज ससेप्टिबिलिटी होती है, सो रिक्वायर्स लो पोटेंसी से हमको शुरुआत करनी चाहिए। अब वहीं पे द डिसीज कैरेक्टराइज डिमिनिश्ड वाइटल रिएक्शन रिक्वायर लो पोटेंसीज, जहां पे द डिसीज कैरेक्टराइज बाय डिमिनिश्ड वाइटल रिएक्शन, जहां पे वाइटल रिएक्शन जो है पेशेंट की वो कम है, बहुत डिमिनिश्ड है, कम है, खत्म सी है, वहां पे लो पोटेंसी देनी चाहिए। डिसीज कैरेक्टराइज बाय इंक्रीज वाइटल रिएक्शन, मतलब हमारी वाइटल पावर जो है, पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी जो है वो स्ट्रांग है, वहां पे हाई पोटेंसी देनी चाहिए, ताकि वहां पे हाई पोटेंसी इसलिए देनी चाहिए क्योंकि उसकी ससेप्टिबिलिटी जो है, वाइटल पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग है। अब क्लोजर द सिमिलरिटी ऑफ द सिम्टम इन द केस, जितना करीब हम जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनाते हैं उसके करीब, जितना करीब हम चले जाते हैं उस सिम्टम्स के, एंड द सेलेक्टेड रेमेडी, और उसकी बिल्कुल सिमिलम रेमेडी फाइंड कर लेते हैं, हाई पोटेंसी मस्ट बी द गिवन, क्योंकि हमारी मेडिसिन जो है बिल्कुल जो हमने फाइंड की है वो सिमिलम फाइंड की है अकॉर्डिंग टू टोटलिटी ऑफ सिम्टम, तो हम वहां पे पोटेंसी हाई दे सकते हैं। सॉरी। अब द प्रिस्क्रिप्शन is based on poor indication, the remedy should not be given in higher potency। अगर हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन है, हमने किसी पेशेंट का टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनाया और सिमिलर मेडिसिन नहीं फाइंड की, और हमारा इंडिकेशन जो है वो गलत है रेमेडी का,
तो वहां पे हमें हायर पोटेंसी से शुरुआत नहीं करनी चाहिए, बट लोअर पोटेंसी लाइक 30 विल बी द सेफर, हमें वहां पे 30 पोटेंसी से शुरुआत करनी चाहिए, जैसे कि पेशेंट को भी कोई और एग्रावेशन ना हो जाए मेडिसिन का, या मेडिसिन की ड्रग प्रूविंग ना हो जाए उस पे। अब टाइप ऑफ पोटेंसीज, अब तीन तरीके की पोटेंसीज होती हैं, जैसे कि कौन कौन सी? लो पोटेंसी, मीडियम पोटेंसी और हायर पोटेंसी। लो पोटेंसी जो होती है वो बिलो 30 होती है, मीडियम पोटेंसी बिटवीन 30 एंड 1 एम, हायर पोटेंसी अबव 1 एम, 1 एम से ज्यादा जो होगी उसको हायर पोटेंसी में कंसिडर करते हैं। अब एक एक करके पढ़ते हैं। हायर पोटेंसी अबव 1 एम, क्लोजर द सिमिलरिटी ऑफ द सिम्टम हायर विल बी द पोटेंसी। पहले भी यही बताया, अगर जितना हमारा सिम्टम्स के हम बिल्कुल क्लोज चले जाएंगे फाइंड करने में सिमिलर मेडिसिन, उतनी हम हाई पोटेंसी पेशेंट को यूज दे सकते हैं। मोर द मेंटल सिम्टम हायर विल बी द पोटेंसी, ज्यादा मेंटल सिम्टम अगर हमें मिलते हैं पेशेंट में तो हम वहां पे भी हायर पोटेंसी दे सकते हैं। इफ स्मॉलर द पोटेंसी fails to respond better in the acute disease, the switch over to the high potency। अगर हम एक्यूट डिसीज का कोई पेशेंट आता है और वहां पे हम स्मॉलर पोटेंसी में उसको मेडिसिन दे रहे थे, प्रेस्क्राइब कर रहे थे, पर वो हमारी जो मेडिसिन थी वो फेल हो जा रही है, तो उसकी हम पोटेंसी बढ़ा करके हायर पोटेंसी में उसी उसी मेडिसिन को पेशेंट को दे सकते हैं एक्यूट डिसीज में। After long relief of the symptom by smaller potency, if symptoms reoccur in the same manner, मतलब बहुत लंबे समय से किसी पेशेंट का इलाज चल रहा था और अब स्मॉलर पोटेंसी हम उसको पेशेंट को दे रहे थे, अब सारे सिम्टम फिर से दोबारा आने लगे उसके, द सेम रेमेडी इन हायर पोटेंसी कैन बी गिवन। सेम रेमेडी, हमें चेंज ऑफ प्लान ऑफ ट्रीटमेंट नहीं चेंज करना है, हमें ना कि रेमेडी चेंज करनी है, हमें उसी रेमेडी को हायर पोटेंसी में पेशेंट को देना है। मतलब कि जहाँ पे लंबे समय से पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा था और स्मॉल पोटेंसी हम दे रहे थे पेशेंट को, और अब रीअकर हो गए, सारे सिम्टम फिर से आ गए, तो हमें हायर पोटेंसी में सेम रेमेडी पेशेंट को इनटेक करानी। Those substances which are inert or poisonous in crude form can be administered in the higher potency। एग्जाम्पल सिलिका, आर्सेनिक एल्बम। जो भी सब्सटेंस इनर्ट या पॉइजनस होते हैं उनको जो क्रूड फॉर्म में होते हैं सॉरी, उनको हम हायर पोटेंसी में इनर्ट देते हैं पेशेंट को, जैसे कि हमारी जो मेडिसिन है साइलेशिया हो गई, आर्सेनिक एल्बम हो गई, ये सब चीजें। हाइपर सेंसिटिव पेशेंट जितने भी होते हैं उनको भी हम हायर पोटेंसी में प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। अब बात करते हैं लो पोटेंसी 30 सी। पेशेंट हैविंग लो ससेप्टेबिलिटी विल बी गिवन लो पोटेंसी, जिसकी ससेप्टेबिलिटी पेशेंट की लो होगी, स्ट्रांग नहीं होगी वाइटल रिएक्शन, उसको हम लो पोटेंसी देते हैं। केसेस विथ मोर कॉमन एंड पर्टिकुलर सिम्टम्स ऑफ कैंट आर जनरल एंड जनरल सिम्टम्स रिक्वायर लोअर पोटेंसी। जो कैंट के जनरल सिम्टम है, अरे जो केंट के कॉमन और पर्टिकुलर सिम्टम है वो जनरल सिम्टम्स हैं हनीमैन के, वहां पे हम लोअर पोटेंसी यूज करते हैं। दोज रेमेडीज विच आर नॉट प्रॉपरली प्रूव आर बेस्ट डिस्क्राइब इन द लोअर पोटेंसी। अब जो कि रेमेडी प्रॉपरली प्रूव नहीं हुई है, बहुत सी रेमेडीज होती हैं जिनका की प्रूविंग प्रॉपर नहीं हुआ है, तो उनको हमें लो पोटेंसी में देना चाहिए, जैसे कि कोई भी रिएक्शन ना हो पेशेंट के ऊपर, या उस मेडिसिन का कोई इफेक्ट ना आने लगे, इन ऑर्डर टू अवॉइड अनवांटेड रिएक्शन, कोई भी ऐसा रिएक्शन ना हो जिससे पेशेंट की सिम्टम्स और एग्रावेट हो जाए या समस्या बढ़ जाए। ऑर्गेनोपैथिक रेमडीज आर प्रेस्क्राइब्ड इन लो पोटेंसी, जितनी भी ऑर्गन से रिलेटेड हम मेडिसिन देते हैं, प्रेस्क्रिप्शन करते हैं, उनको हमें लो पोटेंसी में पेशेंट को देना चाहिए। when the similarity between the selected remedy and the totality of the patient is poor, जब हम पेशेंट की टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनाते हैं और उसके बाद रेमेडी सिलेक्शन करते हैं, और वहां पे अगर हम पेशेंट जो रेमेडी सेलेक्ट किए हैं अकॉर्डिंग टू टोटलिटी ऑफ सिम्टम हमारा गलत है, या फिर हमको लगता है कि पुअर है, हम नहीं सही से किए हैं, परफेक्टली इंडिकेटेड रेमेडी आर लेस, मतलब परफेक्टली हमने जो भी इंडिकेटेड रेमेडी सेलेक्ट की है वो बिल्कुल सही है, लेकिन लेस हमको कॉन्फिडेंस नहीं है, देन इट ऑलवेज बी बेटर टू प्रेस्क्राइब इन लोअर पोटेंसी। तब सबसे अच्छा यही तरीका है कि हमें लो पोटेंसी में वहां पे प्रेस्क्रिप्शन करना चाहिए।
ताकि कोई अनवांटेड रिएक्शन ना हो पेशेंट पे। अब पेशेंट विथ लो सेंसिटिविटी टॉर्बिड, हमने पहले ही बताया, जो कि बेमन से बहुत काम करते हैं, स्लगिश सुस्त रहते हैं, इडियट बेवकूफ टाइप के लोग हैं, डेफ बहरे गूंगे या डम्ब हैं, बिल्कुल उदास रहते हैं, या फिर ढीले ढाले लोग हैं, उनको आर टू बी गिवन लो पोटेंसी, उनको लो पोटेंसी से शुरुआत करनी चाहिए उनके केसेस। व्हेन हायर पोटेंसी सीज देयर एक्शन, जब हाई पोटेंसी बहुत ज्यादा हम दे रहे हैं पेशेंट को और वहां पे एक समय पे आके वो स्टैंड स्टिल हो गया, रुक गया है वहां पे, तो हम लो पोटेंसी से शुरुआत कर सकते हैं। इन इडियोसिंक्रेटिक एंड हाइपर सेंसिटिव पेशेंट यूजुअली लोअर पोटेंसी आर सेफर। सॉरी, ऑल द बायोकेमिक रेमेडीज आर यूज्ड इन स्मॉल डोजेज एंड लो पोटेंसी, जितनी भी हमारी बायोकेमिक की रेमेडीज आती हैं, 3x 6x या जो भी आती है 12x, वो सारी हमारी स्मॉल डोजेज एंड लो पोटेंसी में ही बनती है और यूज करनी चाहिए। अब मीडियम पोटेंसी बिटवीन 30 to 1 m, पेशेंट हैविंग मॉडरेट ससेप्टेबिलिटी आर गिवन मीडियम पोटेंसी। अब कुछ पेशेंट आते हैं, तो उनसे हम जब इंक्वायरी करते हैं केस टेकिंग के दौरान, प्रोब करते हैं, तो वहां पे वो बताते हैं हमको कि हाँ कुछ चीजों के लिए तो हमारी ससेप्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, बरसात में जाते हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कुछ चीजों में हमारी ससेप्टेबिलिटी बहुत वीक है, इम्यूनिटी इतनी वीक है कि बहुत जल्दी हमारी बॉडी अफेक्ट हो जाती है, बहुत जल्दी हम बीमार पड़ जाते हैं। सॉरी, तो वहां पे हमको मीडियम पोटेंसी सेलेक्ट करनी चाहिए, मींस 30 से 1 m के बीच की पोटेंसी, 30 to 100 1 m। पार्शियली सिमिलरिटी बिटवीन द पेशेंट एंड द रेमेडी शुड बी गिवन द मीडियम पोटेंसी, जहां पे कि लग तो रहा है कि हाँ हमने सिमिलम रेमेडी फाइंड कर ली है पेशेंट की, लेकिन पूरा फुल कॉन्फिडेंस नहीं है, लग रहा है कि हाँ पार्शली है, हो भी सकती है नहीं भी, आधी आधी अधूरी है, तो वहां पे हमको मीडियम पोटेंसी सेलेक्ट करनी चाहिए। इफ द पेशेंट हैज बिकम इम्यून टू लो पोटेंसी, देन टू यूज मीडियम पोटेंसी। अगर पेशेंट को आदी हो गया है लो पोटेंसी का और अब पेशेंट स्टैंड स्टिल हो गया है, पेशेंट अपनी कंप्लेंट ले आता है और कहता है हमारी समस्या वहीं की वहीं रुकी हुई है, देन टू यूज मीडियम पोटेंसी, तब हमें मीडियम पोटेंसी की तरफ बढ़ना चाहिए। मॉडरेट अमाउंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, जहां पे बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक पेशेंट शो करते हैं अपने सिम्टम में, वहां पे भी हमको मीडियम पोटेंसी यूज करनी चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं टाइप ऑफ डोजेस की। टाइप ऑफ डोजेज में जैसे पहले हम बात करते हैं मैक्सिमम डोज की। अब मैक्सिमम डोज, इट इज द मैक्सिमम और लार्जेस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ मेडिसिन विच कैन बी टेकन एट द टाइम बाय एन अडल्ट, नॉट हार्मफुल टू ह्यूमन लाइफ। लार्जेस्ट पॉसिबल, सबसे लार्जेस्ट, इसके ऊपर कोई और डोज की बात हम नहीं कर रहे हैं, जो सबसे लार्जेस्ट पॉसिबल डोज है वो विच कैन बी टेकन बाय एन अडल्ट या फिर पेशेंट कोई भी लेता है एट अ टाइम, नॉट हार्मफुल टू ह्यूमन लाइफ, वो ह्यूमन लाइफ के लिए इंजूरियस नहीं है। मतलब कि लार्जेस्ट पॉसिबल, सबसे लार्जेस्ट, इसके ऊपर कोई और डोज नहीं बढ़ा सकते हैं, क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकते हैं, जो पेशेंट या एडल्ट लेता है, पेशेंट के द्वारा लिया जाता है, और वो डोज ह्यूमन लाइफ के लिए हार्मफुल नहीं है, तो उसको हम कहते हैं मैक्सिमम डोज। ये आपको समझ में आया होगा। अब यहीं पे हम बात करते हैं मिनिमम डोज। मिनिमम डोज की जो हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट डोज होती है हमारी, जो कि ये होम्योपैथिक का बेसिक कॉन्सेप्ट है। मास्टर हनीमैन मिनिमम डोज के ही बारे में हमेशा बात करते हैं। It is that dose which is sufficient to overpower and annihilate the disease and capable of producing slight homeopathic aggravation, scarcely observable after its ingestion. Means minimum quantity of drug बॉडी में जाएगी, और बॉडी में जाने के बाद बॉडी में वो जो भी डिसीज है उसको किल करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, या फिर रिमूव करने के लिए, मींस इट इज अ डोज विच इज सफिशिएंट टू ओवर पावर एंड एनहिलेट द डिसीज। उसको रिमूव करने के लिए, एनहिलेट करती है किल करने के लिए, या फिर उसको रिमूव करने के लिए जो डोज अपना एक्शन दिखाती है बॉडी में, उसी को कहते हैं मिनिमम डोज।
capable of producing slight homeopathic aggravation, scarcely observable after its ingestion. लेने के बाद पता चलती है, उसको कहते हैं हम लोग मिनिमम डोज। वो मिनिमम डोज ऑफ ड्रग जो कि बॉडी में जाती है और जाने के बाद बॉडी में एनिहिलेट द डिसीज, डिसीज को किल करती है या न्यूट्रलाइज करती है या रिमूव करती है, एंड प्रोड्यूस स्लाइटली होम्योपैथिक एग्रावेशन, ड्रग अपना एक्शन दिखाती है बॉडी में, दिखाती है, एंड स्कार्सली ऑब्जर्वेबल आफ्टर इट इंजेशन, उसको देखते हैं कि इंजेशन के बाद ही वो अपना एक्शन दिखाती है और एनिहिलेट करती है डिसीज को, तो उसी को कहते हैं मिनिमम डोज। और हमारे मास्टर हेनीमैन जो है वो भी मिनिमम डोज के ही बारे में बात करते हैं। लीथल डोज और फैटल डोज। अब बात करते हैं लीथल और फैटल डोज। इट इज ऑल्सो नोन एज टॉक्सोलॉजिकल डोज भी इसको कहा जाता है या फिर नार्कोटिक डोज। इट इज सच अमाउंट ऑफ डोज विच कैन कॉज डेथ ऑफ द लिविंग बीइंग। द फैटल डोज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस में बी डिफरेंट विच डिपेंड अपॉन देयर टॉक्सिसिटी। अब वो डोज जो ह्यूमन बॉडी में जाती है, ह्यूमन बॉडी में जाता है और डेथ कॉज करता है या सेल को डेथ कॉज करता है, उससे हम लीथल डोज भी कहते हैं, फैटल डोज भी कहते हैं, उसी को टॉक्सोलॉजिकल डोज भी कहा गया है और उसी को नार्कोटिक डोज भी किया गया है। अब इट इज सच अमाउंट ऑफ डोज जब हमारे बॉडी में जाएगी विच कैन कॉज डेथ ऑफ लिविंग ह्यूमन बीइंग, जो कि डोज हमारे लिविंग ह्यूमन बीइंग की डेथ कॉज करती है। फैटल डोज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज में बी डिफरेंट विच डिपेंड अपॉन देयर टॉक्सिसिटी। Booster dose, a subsequent dose given to enhance the action of the initial dose। वो डोज जैसे हमने किसी पेशेंट को अगर 24 घंटे पहले कोई मेडिसिन दी है और उसी डोज को, उसी मेडिसिन के एक्शन को इनहेंस करने के लिए या उसके एक्शन को बढ़ाने के लिए कोई भी क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन हम उसको दोबारा देते हैं, तो वो बूस्ट करने के लिए हम देते हैं, तो उसी को कहते हैं बूस्टर डोज। फ्रैक्शनल डोज और डिवाइडेड डोज। अब यहाँ पे जब फ्रैक्शनल डोज और डिवाइडेड डोज है तो इसको कहते हैं इट इज द फ्रैक्शन ऑफ अ फुल डोज विच इज टू बी टेकन एट अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि जब हम कोई मेडिसिन की डोज को शॉर्ट इंटरवल में कम टाइम में रिपीट करते हैं डोज को, उसी को फ्रैक्शनल डोज या फिर डिवाइड डोज कहते हैं। जब हम कम टाइम में कई डोसेस को रिपीट करके देते हैं पेशेंट को छोटे छोटे इंटरवल ऑफ टाइम में, शॉर्ट इंटरवल टाइम में, तो उसी को फ्रैक्शनल डोज या डिवाइडेड डोज कहते हैं। Physiological dose. Physiological doses are those which stimulate the normal physiology or functions of the different organs or system of our body, and hence the symptoms thus appearing are known as physiological symptom। ऐसी क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन जो बॉडी में जाए और जाके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को इंक्रीज कर दे, उसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल डोज। प्रिंसिपल फॉर सेलेक्टिंग द रेमेडी। अब कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं रेमेडी सिलेक्शन के लिए, जैसे प्रिंसिपल ऑफ सेलेक्टिंग रेमेडी, एफोरिज्म 272 टू 274, सिंगल रेमेडी की बात की है वहां पे कि सिंगल सिंपल रेमेडी जो भी हम फाइंड करते हैं वो हमें सिंगल रेमेडी देनी है। प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम डोज, एफोरिज्म 246 से 280 में मिनिमम डोज के बारे में बात की है कि जो भी हम सिंगल रेमेडी सेलेक्ट करते हैं उसकी जो डोज सिलेक्शन करेंगे वो हम मिनिमम डोज में देंगे पेशेंट को। प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम इंटरवेंशन, अब जैसे हमने सिंगल रेमेडी फाइंड कर ली, फिर उसके बाद उसकी मिनिमम डोज देंगे, फिर हम वेट एंड वॉच करेंगे, ना कि हमको बहुत फ्रिक्वेंटली रिपीटिशन करनी है डोजेस की। मिनिमम इंटरवेंशन, बहुत कम इंटरवेंशन, बहुत कम रिपीट करना है और वेट एंड वॉच करना है कि ड्रग के एक्शन को कंप्लीट हो जाए। प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिनल सोल्यूशन, कैसे हम मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं। मोड ऑफ डेविएशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपीटिशन, कैसे उसकी फ्रीक्वेंट हम रिपीटिशन कराते हैं एक्यूट केस में या फिर क्रॉनिक केस में या फिर वेरी इमरजेंसी केसेस में हम कैसे पेशेंट को मेडिसिन रिपीट कराते हैं। जैसे मेडिसिनल सोल्यूशन डिजॉल्व मेडिकेटेड ग्लोब्यूल्स। अब कोई भी मेडिकल सोल्यूशन हम लेते हैं मेडिसिन बनाने के लिए, तो उसमें जब हम ग्लोब्यूल्स को डिजॉल्व करते हैं तो ग्लोब्यूल्स जो हमारी आती हैं
40 नंबर की या 30 नंबर की, 20 इन साइज, 10, उसको हम डिसॉल्व कर देते हैं। उसके बाद सकशन देते हैं, 8, 10 और 12 सकशन देते हैं, पोटेंटाइज करते हैं मेडिसिन को। फिर उसके बाद पेशेंट से हम बोलते हैं गिव 1 और मोर टीस्पून डोज टू पेशेंट, 1 चम्मच या 2 चम्मच पेशेंट उसमें से ले लेगा, बाकी जो होगी बची हुई अगर किसी चीज में कप में निकाला है तो उसको फेंक देगा। और फिर जैसे क्रॉनिक डिसीज में अगर रिपीटिशन कराना है तो डेली और एवरी सेकेंड डे, रोज भी ले सकता है, वंस डेली, और या फिर एवरी सेकेंड डे, एक दिन छोड़ के एक दिन भी ले सकता है पेशेंट। और एक्यूट डिसीजेज में एवरी 2 to 6 आवर या तो हर एक 2 घंटे पे या 6 घंटे पे मेडिसिन को रिपीट कर सकता है। वेरी इमरजेंसी केसेस एवरी आवर और ऑफनर, हर 1 घंटे पे ले सकते हैं अगर बहुत इमरजेंसी केसेस है, या फिर जैसा हम फिजिशियन बताएगा कि हाँ कैसे लेना है उसके मुताबिक लेके डोज का रिपीटिशन कर सकते हैं। अब रिपीटिशन ऑफ डोजेस में पेशेंट गॉट इम्प्रूवमेंट फ्रॉम द डोज, देन हैव टू वेट विदाउट गिविंग मेडिसिन, administrating the fresh dose to the patient will be improper, so when the remedy is stopped the same remedy is repeated again। मतलब यहाँ पे अगर पेशेंट गॉट इम्प्रूवमेंट फ्रॉम द डोज, अगर पेशेंट को कोई मेडिसिन, सिमिलर मेडिसिन सेलेक्ट करके दिया और उस मेडिसिन से या उस डोज ऑफ मेडिसिन से उसको फायदा हो रहा है, देन हैव टू वेट विदाउट गिविंग मेडिसिन, तब हमें वेट करना है, ना कि दूसरी मेडिसिन फ्रेश डोज एडमिनिस्टर करनी है पेशेंट को। क्योंकि अगर हम दूसरी मेडिसिन देते हैं तो वहां पे वो गलत हो जाएगा, ड्रग का एक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा पहले ड्रग का। सो व्हेन द रेमेडी इज स्टॉप द सेम रेमेडी इज रिपीटेड अगेन, जब जो ड्रग का एक्शन था पहली रेमेडी का वो खत्म हो जाए तब उसी रेमेडी को रिपीट करना है। तो यहाँ पे यही बताया है रिपीटिशन ऑफ डोजेज में। फर्स्ट डोज is after first dose, if there is aggravation of symptoms, then wait for aggravation subside, or aggravation of the symptom are too severe, then antidote it after first dose। if there is aggravation, अगर पहली डोज के बाद पेशेंट को एग्रावेशन हो रहा है, सिम्टम्स उसके इंक्रीज बढ़ रहे हैं, देन वेट फॉर एग्रावेशन सबसाइड, तो हमें वेट करना चाहिए जब तक कि एग्रावेशन जो उसका है उसकी सिवियरिटी कम हो जाए, सबसाइड हो जाए। और एग्रावेशन ऑफ द सिम्टम और टू सीवियर, देन अगर सबसाइड नहीं होता है, एग्रावेशन जो सिम्टम का एग्रावेशन है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, कंट्रोल में नहीं है, तब उसको हम एंटीडोट करने के लिए दूसरी मेडिसिन देते हैं। When the disease is not improper and symptoms remain same, then give more accurately selected one। When the disease is not improved, अगर पेशेंट की जो डिसीज है इंप्रूव नहीं हो रही है, जो कि हमारी सेलेक्टेड रेमेडी है, या सिम्टम वैसे ही आ रहे हैं जैसे पहले थे मेडिसिन देने के बाद, पहले तो हमें वेट एंड वॉच करना है, और उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है देन गिव मोर एक्यूरेटली सेलेक्टेड वन, तब फिर से हमें रीकेस टेकिंग करनी है और सिमिलम मेडिसिन उसके क्लोजर जाना है टोटलिटी ऑफ सिम्टम के, और उसको फिर से एक्यूरेटली सेलेक्टेड मेडिसिन देनी है। इफ देयर इज नो चेंज आफ्टर फर्स्ट डोज रेमेडी, अगर कोई चेंज नहीं आता है पहली डोज देने के बाद मेडिसिन का पेशेंट में, सीम्स टू बी करेक्ट, फर्स्ट डोज रेमेडी सीम्स टू बी करेक्ट, लेकिन जो हमारी रेमेडी का जो सिलेक्शन था सिमिलम था, बिल्कुल हमने फाइंड किया था और सिमिलम रेमेडी वो सही है, रिपीट द डोज मोर और लेस, तब हमारा हो सकता है कि डोज का जो सिलेक्शन था वो गलत हो, या तो हमें उसको डोज को बढ़ानी है या फिर उस डोज को हम ज्यादा दे रहे थे उसको कम करनी है, अकॉर्डिंग टू द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पेशेंट। और पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी भी देखनी है कि हो सकता है कि जो हमारी डोज है, जो हमने डोज का सिलेक्शन किया था वो ससेप्टिबिलिटी जो थी पेशेंट की उसके अकॉर्डिंग ना किया हो, तो उसके अकॉर्डिंग फिर से हमें डोज सेलेक्ट करनी है। रिपीट द मेडिसिन इन शॉर्टर इंटरवल, जो हमारी मेडिसिन है जो हमने पेशेंट को दिया है, प्रेस्क्राइब किया है, उसको शॉर्ट इंटरवल पे हमको रिपीट करानी है, अनटिल कब तक, द सिस्टम ब्रॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेडिसिन, जब तक कि जो मेडिसिन हमारे अंदर गई है बॉडी में, हमारा हमारी वो बॉडी को मेडिसिन का जो एक्शन है, इन्फ्लुएंस ऑफ द मेडिसिन, ब्रॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मेडिसिन का जो एक्शन है वो हमारी बॉडी में फैल जाए और एम्युलेशन आकर धीरे धीरे सिम्टम्स को इंटेंसिटी कम करने लगे, तब तक हमें मेडिसिन को शॉर्ट इंटरवल पे रिपीट करानी है जब तक एम्युलेशन अकर ना हो।
इन एक्यूट केस में रिपीटिशन ऑफ डोजेज आर डन अकॉर्डिंगली टू शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी के अकॉर्डिंगली ही रिपीट डोज की रिपीटिशन कराई जाती है एंड आर रिपीटेड फ्रिक्वेंटली ऑफ। इसमें एक्यूट केसेस में हम जो रिपीटिशन ऑफ डोजेज है उसको हम फ्रिक्वेंटली रिपीट करा सकते हैं मेडिसिन की डोज को। द लॉन्गर एक्टिंग मेडिसिन, जो लॉन्गर एक्टिंग मेडिसिन है, जो कि हम क्रॉनिक केसेस की बात करें तो एवरी 2 to 12 एंड एवरी 4 आवर पे रिपीट कराते हैं, या तो 2 से 12 घंटे के बीच में या फिर हर 4 4 घंटे पे रिपीट करा सकते हैं। इंटरवल बिटवीन द डोजेस में बी लॉन्गर इन द क्रॉनिक डिसीज, जो टाइम पीरियड है रिपीटिशन ऑफ डोज का क्रॉनिक डिसीज में लॉन्गर होता है, लंबा होता है, एंड शॉर्टर इन एक्यूट डिसीज, और एक्यूट केस में शॉर्टर होता है, वहां पे हम फ्रिक्वेंटली रिपीटिशन करा सकते हैं डोजेस का। थैंक यू।